नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। 2 दिनों से चली आ रही जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद आरबीआई ने रेपो रेट जो है 5.25% पर बरकरार रखा है। आज सुबह 10 बजे केंद्रीय बैंक के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा ने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इकोनॉमिक आंकड़ों को देखते हुए रेपो रेट को अनचेंज्ड रखने का फैसला लिया है। इसके अलावा आज आरबीआई ने कई बड़े फैसले लिए जिसका असर जो है सीधा असर जो है आपकी जेब, ईएमआई, छोटे कारोबार करने वाले और डिजिटल पेमेंट करने वालों पर पड़ने वाला है। क्या होगा असर, आरबीआई गवर्नर ने क्या बातें बताई, सभी बातों को आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंटर में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। आज के मनी सेंटर में सबसे पहले बात करेंगे आरबीआई के वो 5 बड़े फैसलों की जो पूरे देश पर असर डालेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे भारत के सबसे बड़े रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ। खबरें आ रही हैं कि ईपीएफओ अपने इन्वेस्टमेंट करने के जो है तौर तरीकों में बड़ा बदलाव करने वाला है। ईपीएफओ का नया क्या प्लान है, वो क्या सोच रहा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे 2008 मंदी की भविष्यवाणी करने वाले इकोनॉमिस्ट की नई वार्निंग की। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। सर, ओवर टू यू। आज मैं किसी तरह की ओपनिंग नहीं करूंगा क्योंकि जो है बजट के बाद लोग जो है आपको जो है देखना और सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो आपकी जो डीप एनालिसिस है उससे जो है लोग जो है रूबरू होना चाहते हैं। लेकिन जो इस साल की पहली आरबीआई एमपीसी की जो बैठक उसको अनचेंज्ड रखना, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले जब एक दौर ऐसा था सर, जब एक लंबा अरसा हो गया था जब कट हो ही नहीं रहे थे। उसके बाद जब कट हुए तो धराधर हुए, ऐसे हुए कि एक बार मतलब समझिए कि एक ट्रांच में या एक मतलब समय में 125 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। लेकिन अब जो है पिछले भी शायद एमपीसी में रेट कट नहीं हुआ था सर, और इस बार भी नहीं हुआ है। कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को, समझिए। नहीं देखिए, जिस तरह का के ग्लोबल जो हालात हैं उसमें हमने जब कल भी इस बात को लेकर डिस्कस किया था मनी सेंट्रल में कि क्या आरबीआई रेट कट करेगा इस बार या नहीं करेगा, और तब भी एक अंदाज़ा जो लग रहा था वो इसी बात का लग रहा था कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव के पक्ष में संभवतः जो एमपीसी है उसमें वो नहीं होगी जी। और आज वही चीज़ दिखाई दी जब आरबीआई ने अपने ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती का फैसला जो है वो टाल दिया और रेपो रेट 5.25% पर सीमित रखा। जी। आप जो एक बात बता रहे थे कि एक लंबा वक्त हमने ऐसा देखा जब ब्याज दरों में किसी तरह की कटौती नहीं हुई बल्कि ब्याज दरें अपने पीक पर हमको जाती हुई दिखाई दी। वो दौर विशाल ऐसा दौर था जब महंगाई दर से असल में पूरा देश जूझ रहा था जी। और जब ऊंची महंगाई से लड़ने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों को लगातार हार्ड बनाया, 6.5% के आसपास आपका रेपो रेट पहुंच गया था और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हम होम लोन की दरों को देखें तो 8.5-9% के आसपास ब्याज दरें जो है वो चली गई थी, उसके ऊपर चली गई थी। तो फिर वो वहाँ पे उसका असर ये दिखाई दिया कि पूरे देश की इकोनॉमी एकदम से जो है वो ग्रोथ की रफ्तार अटकती हुई नजर आई जी। और तब सरकार को दबाव बनाना पड़ा, सरकार को बार बार कहना पड़ा कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि रिजर्व बैंक आखिर रेट कट क्यों नहीं कर रहा। जी। और इसके बाद फिर हमको पिछले साल फरवरी में पहले रेट कट की एक सौगात मिली थी 25 बीपीएस की। आपको याद हो दिसंबर में शक्तिकांता दास की जो आखिरी एमपीसी थी उसमें सरकार की तरफ से बड़ा दबाव था कि साहब आप रेट कट कीजिए, लेकिन रेट कट नहीं हुआ। फिर जब उनका टर्म कंप्लीट हुआ, जब वो हटे तो इस बात के संकेत आए कि चूंकि रेट कट नहीं किया इसलिए संभवतः इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। हालांकि मंशा सरकार की वो नहीं थी और वो रीजन नहीं था शक्तिकांता दास को फिर पीएमओ में लेके आया गया। खैर वो मसला अलग था। अब जिस तरह के हालात हैं, जबकि इन्फ्लेशन पूरी तरह से कंट्रोल में हमको दिखाई दी है 2025 में लार्जली, और आप देखिए 0.33% तक इन्फ्लेशन जो है वो नीचे चली गई थी पिछले साल अक्टूबर में, अगर मैं सही बता रहा हूँ तो उसके बाद फिर सरकार के पास एक हेडरूम था। दिसंबर में फिर से एक रेट कट हुआ विशाल और 25 बीपीएस का रेट कट फिर से हुआ और इसी तरह से फिर जो रेपो रेट है वो 5.25% पर आ गया। तो इस बार आरबीआई के पास दरअसल ब्याज दरों में परिवर्तन करने का कोई वजह नहीं थी। चलिए एक जो बात सामने आई सर कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो है महंगाई का जो अनुमान है
वो आरबीआई ने जो है अनुमान से जो है 2% से बढ़ाकर जो है 2.1 किया है। अब पहले और अब में क्या बदलाव आया ये मैं आपको बताता हूँ। Q4 फाइनेंशियल ईयर 26 में पहले जो अनुमान था वो 2.90 था, वो अब बढ़ाकर 3.20 किया गया। Q1 फाइनेंशियल ईयर 27 की मैं बात कर रहा हूँ, पहले अनुमान था 3.90 का, वो अब बढ़ाकर जो है 4 किया गया है। Q2 फाइनेंशियल ईयर 27 में पहले अनुमान था 4 का, अब उसको जो है 4.20 किया गया है। इसी के साथ सर कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि जो बात आरबीआई कह रहा है कि जो महंगाई दर बढ़ाए हैं, इसके पीछे एक कारण ये बताया गया कि गोल्ड एंड सिल्वर की जो कीमतों में जो बेतहाशा तेजी देखने को मिली, वोलेटिलिटी देखने को मिली, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कहा जा रहा है कि आलू टमाटर के साथ साथ अब जो है सोने चांदी की कीमतों को भी जो है नापा और तौला जा रहा है आरबीआई के द्वारा। कैसे देख रहे हैं इस पूरी कहानी को? नहीं, गोल्ड अब आरबीआई के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन के मोर्चे पर, जो आप देखिए कि सारे जो सीपीआई या जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, खुदरा महंगाई जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुमानों में अब हम देख रहे हैं कि एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। जितने आउटलुक आ रहा है आया है इस बार मॉनेटरी पॉलिसी में, पूरे साल की अगर हम बात करें मौजूदा फिस्कल ईयर जिसमें हम मौजूद हैं, इसमें 2% का जो था उसको 2.1% किया गया। इसके बाद आप अगले जब फिस्कल में एंटर करेंगे FY27 में, तो वहाँ भी पहले जो आरबीआई का अनुमान था 3.9% का, वहाँ 4% किया गया, 4% से 4.2% किया गया, 2.9% से 3.2% किया गया। तो अगले पूरे साल के लिए, अगले पूरे फिस्कल के लिए आरबीआई को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी एक फिक्र आरबीआई की बढ़ा सकता है जी। और पिछले अगर आप कुछ महीने के, 1-2 महीने के अगर आप इन्फ्लेशन के डेटा को देखेंगे तो वहाँ पे महंगाई बढ़ती हुई भी दिखाई दी है, रिटेल इन्फ्लेशन की। जी। अब इसमें गोल्ड और सिल्वर की कीमतें, हम मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है, सबको पता है कि किस तरह से सोने और चांदी की कीमतों में आग लगी है। गोल्ड को और सिल्वर को अगर हम ऐड करते हैं तो 60 से 70 बीपीएस का योगदान ये जो है वो आपका इसमें देते हैं। और अगर गोल्ड को आप हटा देते हैं तो जो कोर इन्फ्लेशन है वो 2.6% के आसपास विशाल बैठती है। चलिए, लेकिन इसके साथ एक और चीज जो मैं कहना चाहूँगा, आरबीआई ने दरअसल दिसंबर की जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक की थी, उसमें भी इस बात का जिक्र किया था कि सोना जो है वो एक उसने फिर से एक जो है स्टेबल सेफ हेवन की जगह हासिल की है। तो आरबीआई के आउटलुक में और ख़ास तौर पर इन्फ्लेशन को लेके जो आरबीआई का नज़रिया है, उसमें अब एक गोल्ड महत्वपूर्ण कड़ी बन गया विशाल। चलिए, लेकिन आम आदमी के लिए एक राहत भरी बात ये रही सर कि जो आया है स्टेटमेंट की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे खाना, जो ईंधन जो है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो चीज़ें जो हैं ज़्यादा महंगी होती हुई नहीं आ रही है। लेकिन अब कुछ और बड़े जो फैसले हैं उनको भी हम लोग जो डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एक बात सामने आ रही है सर कि छोटे फ्रॉड पर जो है 25,000 रुपये तक का जो है मुआवजा जो है मिलता हुआ नजर आएगा। कहा जा रहा है कि अगर किसी बैंक कस्टमर के साथ जो है छोटा अगर कुछ है डिजिटल फ्रॉड होता है, जैसे यूपीआई से रिलेटेड हो, कार्ड या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में अगर धोखाधड़ी होती है, तो आरबीआई ऐसे सिस्टम लाने की तैयारी में है जिससे जो है कस्टमर को जो है 25,000 रुपये तक के आसपास का मुआवजा मिलेगा। तो ये अच्छा कदम है सर। द एरा ऑफ डिजिटल अरेस्ट, तमाम तरह के फ्रॉड्स, 1 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़ के आसपास की बात जो है आती रहती है कि जो है बूढ़े बुजुर्गों से उनका जो है बैंक अकाउंट साफ कर दिया जाता है। वैसे समय में आरबीआई की तरफ से ये लाना कदम आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, डिजिटल फ्रॉड को लेके जो 25,000 रुपये के मुआवजे की बात की है उस पे भी बात करेंगे विशाल। लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो इस पूरे आज की आरबीआई की पॉलिसी में दिखाई देती है, वो है जीडीपी के नंबर्स की बात। जीडीपी के नंबर्स में आरबीआई ने थोड़ी सी स्लाइट एक बढ़ोतरी की है अगर आप पूरे नंबर्स को देखेंगे। मसलन 2026 के लिए जो 2025-26 का जो जिस फिस्कल ईयर में हम हैं, वहाँ पे जीडीपी का जो आरबीआई का अपना अनुमान था उसको 7.3% से बढ़ाकर 7.4 किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये साल भारत एक अच्छी ग्रोथ रेट की तरफ बढ़ रहा है और आरबीआई अब इस बात को लेकर आश्वस्त है कि हम 7.5% के आसपास ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। ठीक है। एक साल के गैप के बाद लगभग हम इस आंकड़े पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जी। अगले फिस्कल ईयर की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो वहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आरबीआई ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया है और पिछले पूर्वानुमान से वहाँ पे भी हमको बढ़ोतरी नज़र आ रही है। पहले क्वार्टर में 6.7% से 6.9% हो रहा है, दूसरे क्वार्टर में 6.8% से 7% बढ़ रहा है, उसके बाद का क्वार्टर में 7% और उसके अगले क्वार्टर में भी
6.5% की ग्रोथ की बात कही जा रही है। जी। यानी पहली 2 जो तिमाहियां हैं जी। वो हमारे अगले फिस्कल की वो अच्छी रहने वाली हैं ग्रोथ के लिहाज से। जी। एक मदद जो मिलने वाली है, जो आरबीआई कह रहा है कि जो हमारी एफटीए हुए हैं या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो हुए हैं, चाहे ईयू के साथ या अब अमेरिका के साथ एक ट्रेड पैक्ट होने की तरफ तकरीबन चीज़ें बढ़ गई हैं। सरकार कह रही है कि मार्च मिड तक भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाएगी। जी। तो इसका असर अब एक्सपोर्ट पर दिखाई देगा और वो एक राहत तो फिर पूरी की पूरी जीडीपी में दिखाई देती है। चलिए चलिए सर। अब जो आपने बात कही 25,000 रुपए के मुआवजे फ्रॉड वाली वाला बात, बिल्कुल ये एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। पूरा देश इससे जूझ रहा है। करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन ऐसे हो रहे हैं जो फ्रॉडलेंट हैं। इसमें आरबीआई ने एक बड़ा कदम उठाया है और 3 ड्राफ्ट गाइडलाइन लाने की आरबीआई ने यहाँ पे विशाल बात कही है। जी। इसमें एक तो आपका ये डिजिटल फ्रॉड से जुड़ी गाइडलाइन है कि उसके जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरीके से कंपनसेट किया जा सकता है। छोटे वैल्यू के जो डिजिटल फ्रॉड हैं वहाँ पे जो पीड़ित हैं, और ये बहुत राहत की बात होगी। गांव देहात तक के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो पेंशनर्स हैं, पता चलता है कि उनको उनके खाते से ओटीपी लिया और उनके खाते से फ्रॉड हो गया, ऐसे लोगों को जो ज़्यादा वल्नरेबल सोसाइटी से आते हैं वहाँ पे ये एक बड़ी राहत मिलेगी। जी। दूसरी बात आ जाती है, आरबीआई जो दूसरी ड्राफ्ट गाइडलाइंस लेकर आएगा वो दरअसल लाएगा इंश्योरेंस मिस सेलिंग पर। जी। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है। लगातार बैंकों से लेके और जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहां तक इस बात के वो आते हैं, शिकायतें के ढेर लगे हैं रिजर्व बैंक के पास कि गलत जानकारी देकर बिल्कुल बीमा, लोन गुमराह बेच दिया। करके लोगों को। कोई बुजुर्ग गया बैंक और उसने कहा कि साहब मुझे 5,000 रुपये निकालने हैं, और बैंक मैनेजर ने या सेल्स डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने बिठा लिया और बोला कि मैडम या भाई साहब आप आए हो तो ये एक पॉलिसी ले लीजिए, ये तो बहुत बढ़िया है, रिटर्न यहाँ मिलेगा। तो इंश्योरेंस इस देश में दरअसल रिटर्न के हिसाब से बेच दिया जाता है कि इन्वेस्टमेंट है, और उस मिस सेलिंग पर आरबीआई अब एक सख्त कदम उठाने जा रहा है जहां पे कि ड्राफ्ट गाइडलाइन लेकर आएगा। जी। तीसरा जो बड़ी ड्राफ्ट गाइडलाइन आएगी वो लोन रिकवरी और हैरेसमेंट से जुड़ी हुई जी। होगी। कहा जा रहा है कि अब जो है डराना धमकाना है वो जो है बंद करिए। सुबह 8 बजे से पहले और रात के 7 बजे के बाद कॉल मत कीजिएगा। एजेंट को जो है अपनी जो है आईडी दिखानी होगी। ऐसे भी खबरें आती है कि भाई मान लीजिए किसी को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उसके भी चरणबद्ध तरीके से चीज़ें बताई गई हैं कि अगर 1 महीने अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो आप जो है ईमेल भेजिए, मैसेज भेजिए, डायरेक्ट आप जो है वार्तालाप मत कीजिए। उसके बाद की जो प्रक्रिया है कि 90 दिनों तक, 60 दिनों तक फिर आप चरणबद्ध तरीके से आपको कामकाज करना है। तो ये जो है कस्टमर के फ्रंट पर जो है, हाँ बिल्कुल, कंज्यूमर्स के लिए, आम जो लोग हैं उनसे जुड़े ये 3 बहुत महत्वपूर्ण ऐलान रिजर्व बैंक गवर्नर ने किए हैं, जहाँ पे 3 बड़ी ड्राफ्ट गाइडलाइन आएंगी। एक बार जब गाइडलाइंस आ जाएंगी उससे तस्वीर और साफ होगी कि बैंकिंग और जो इंश्योरेंस से जुड़े लोग हैं उनकी जो मिसकंडक्ट है उसको किस तरह से विचार रोका जा सकता है। चलिए सर, अब एमएसएमईज सेक्टर को भी जो है हम लोग इस चर्चा में जोड़ लेते हैं। सर, छोटे कारोबारियों को कहा जा रहा है कि बड़ा फ़ायदा होगा। अब जो है छोटे कारोबारियों को जो है बिना गारंटी यानी जो कोलेट्रल फ्री जो लोन है वो 20 लाख तक का लोन मिल सकेगा। पहले जो ये सीमा जो थी वो 10 लाख के आसपास थी। इससे फ़ायदा क्या होगा प्रवीण सर, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, एमएसएमई सेक्टर पूरी तरह से जो बैकबोन माना जाता है देश की इकोनॉमी की, वहाँ पे वर्किंग कैपिटल सबसे बड़ा इश्यू होता है। कारोबार के विस्तार के लिए, रोजाना के कामकाज को चलाने के लिए जो कोलेट्रल फ्री जो 10 लाख रुपए के तक जो लोन मिलता था उसको बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया है। ये जो छोटे कारोबारी है, उद्यमी हैं, या जो अपना कारोबार खोलने की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसे सभी और करोड़ों लोग इस तरह के जो हैं टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले लोग, इन सबको ये एक बहुत बड़ा एक तरह से सपोर्ट देगा। और जो सरकार चाहती है कि साहब आप नौकरी नहीं करें बल्कि अपना रोजगार, अपना उद्यम ढूंढें, वो एक उसमें एक बड़ी कड़ी साबित होगा। लेकिन इसमें पेच ये है कि क्या बैंक, देखिए अल्टीमेटली सर्विस की डिलीवरी कौन कर रहा है? जी। सर्विस की डिलीवरी दरअसल बैंक कर रहे हैं। अगर हम आरबीआई की और लोन कर्ज से जुड़ी चीज़ों की बात करते हैं, बैंक वो प्लेटफॉर्म है जिसके साथ कंज्यूमर कनेक्ट होते हैं। कंज्यूमर सीधे आरबीआई के साथ कनेक्ट नहीं होते। अब रिजर्व बैंक नियम तो बना देता, लेकिन क्या बैंक उसको पास ऑन करते हैं? क्या बैंक
इस तरह की सहूलियत देंगे, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब प्रवीण सर, आपने पास ऑन वाली बात छेड़ दी है, तो आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी इकोनॉमिस्ट से, आकाश जिंदल साहब से। उन्होंने भी ये बात कही कि विशाल देखिए, जितना जो रेट कट हुआ 125 बेसिस पॉइंट का, वो अभी भी पास ऑन नहीं हो पाया है बैंकों के द्वारा। तो वहाँ भी जो है एक चिंताजनक बात है। आरबीआई उस बात को भी दोहराता हुआ दिख रहा है कि जितना हम लोगों ने रेट कट किया, वो काइंडली प्लीज़ पास ऑन तो कर दीजिए कम से कम कस्टमर्स को, ताकि उनको लाभ मिल सके। कुछ ऐड करना चाहेंगे? क्योंकि नहीं, बिल्कुल, आरबीआई का कहना है कि 105 बीपीएस का रेट कट बैंकों ने जो है, जब से आरबीआई ने किया, आरबीआई ने 125 बीपीएस का रेट कट किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक 105 बीपीएस की कटौती बैंकों ने अपने कंज्यूमर्स के लिए विशाल की है। ठीक है सर, तो लोन के मामले पर भी एक सवाल लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है रेट अनचेंज्ड है, तो जिनका लोन चल रहा है उनके लिए क्या खबर है सर? उनका ईएमआई कम होगा या नहीं होगा? नहीं, अब रेट अनचेंज्ड है तो जाहिर तौर पर बैंक जो है अभी तो फिलहाल अब इससे नीचे लेकर जाने वाले नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जो चाहे हाउसिंग लोन ले लीजिए या कार लोन ले लीजिए, इस तरह के लोन्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ब्याज दरें ठीक ठाक निचले स्तर पर आ गई हैं। 7%, 30% के आसपास आपको होम लोन मिल जा रहा है जी। इसी तरह कार लोन भी है जो अपने ऊंचे लेवल से काफ़ी नीचे आ गए हैं। जी, तो हाउसिंग सेक्टर की, मतलब प्रवीण सर की बात को अगर हम लोग सार समझे तो उसका है कि हाउसिंग सेक्टर की बल्ले बल्ले अभी जो है जारी रहेगी, डिमांड जो है देखने की, हाँ, हाउसिंग सेक्टर की डिमांड ठीक हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। हम टेक सेक्टर की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इकोनॉमी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो लोगों को या तो प्रमोट करते हैं कि साहब आप लोन लीजिए, या लोगों को रोकते हैं कि अभी सही मुफीद समय नहीं है, आप कर्ज लें। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षित जिंदगी के लिए जो पैसा आप हर महीने पीएफ में जमा करते हैं, उसे बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड मैनेजर ईपीएफओ अब अपने जो है निवेश के तरीकों में जो है बदलाव करने पर विचार कर रहा है। अभी ईपीएफओ अपने इक्विटी निवेश का जो है ज़्यादातर हिस्सा जो है निफ्टी और सेंसेक्स जैसे बड़े इंडेक्स ईटीएफ में लगाता है। कुल इनफ्लो प्रवीण सर लगता है करीब जो है 15% के आसपास का है, यानी जो 15% तक पैसा जो है इक्विटी में जाता है। अब ईपीएफओ सोच रहा है कि सिर्फ बड़े इंडेक्स तक सीमित रहने के बजाय सेक्टर और फैक्टर आधारित जो है ईटीएफ्स में भी जो है निवेश किया जाए, ताकि जो है जोखिम कम हो और रिटर्न बेहतर मिल सके। प्रवीण सर, ईपीएफओ की ये जो नई प्लानिंग है वो क्या है, उसको एकदम आसान भाषा में डिकोड करिए। नहीं विशाल, देखिए, जो पिछले 1.5-2 साल से सरकार जो प्रयास कर रही है कि किसी तरह से जो है पीएफ पे, और अभी मार्च में ही प्रोविडेंट फंड का पर 2025-26 में कितना ब्याज मिलेगा उस पर फैसला किया जाना है। माना ये जा रहा है कि वो ब्याज दर कम हो सकती है, अभी 7.25% मिल रही है, माना ये जा रहा है कि 8.20 या 8.15% की ब्याज दर इस साल के लिए घोषित की जा सकती है, जो कि कम ब्याज दर होगी पहले से। तो अब ईपीएफओ में रिटर्न कहाँ से आएंगे और किस तरह से जो उसके सब्सक्राइबर्स हैं, 7 करोड़ के लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, उनको आखिर पैसा देगा कहाँ से ईपीएफओ। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का, 31 लाख करोड़ रुपए का ईपीएफओ के पास कॉर्पस है आम लोगों वो का, मैनेज कर रही है। बिल्कुल आम लोगों का। इसमें से आप समझिए कि तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास अभी लगा हुआ है शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में जो पैसा लगता है वो कैसे लगता है, वो आप सेंसेक्स और निफ्टी के ईटीएफ के जरिए लगाते हैं। बहुत कड़ी जो रूलिंग है इस मामले को लेके वो है। बाकी का पूरा पैसा 27-28 लाख करोड़ रुपए की रकम जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में जाती है, सरकारी सिक्योरिटीज़ में जाती है, बॉन्ड्स में जाती है, इस तरह के चीज़ में जाती है। अब आपको रिटर्न देना है लोगों को, ये एक तरह से ये दबाव कह लीजिए, प्रेशर कह लीजिए कि आपको इतना रिटर्न देना है जिससे कि लोगों के अंदर ये रहे कि हाँ साहब, जब हम रिटायर होंगे तो हमारे पास एक ठीक ठाक कॉर्पस, एक फंड हमको मिलेगा। कल भी आपसे मनी सेंटर में चर्चा हो रही थी सर कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में विशाल जो है देखिए 12% 14% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ से ईपीएफओ को भी क्या चैलेंज मिल रहा है, कंपटीशन मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन है, और अपने जो करोड़ों इन्वेस्टर हैं या सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिटर्न देने की जिम्मेदारी ईपीएफओ पे है। और सुधार की प्रक्रिया 2024 से चल रही है। 2024 के जुलाई अगस्त में संभवतः या उसी दौरान इस बात के प्रस्ताव आए थे कि साहब जो शेयर बाजार में आप पैसा लगाते हो उसका थोड़ा सा उसमें उदार हमको होना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा आप रिटर्न दे सकें। लेकिन फिर 2025 में जब ये प्रस्ताव आए तब के बाद से ही बाजार जो है वो
बेजार हो गया पूरी तरह से, बुरी तरह से। जी। तो अब ये माना जा रहा है, अब इस प्रस्ताव पे काम चल रहा है, 10 फरवरी को मीटिंग है संभवतः ईपीएफओ की इन्वेस्टमेंट कमेटी की, और उसमें फिर इस बात पे चर्चा होगी कि एक तो सेक्टोरल आप एलोकेशन कर सकते हैं जो पैसा है उसका, और दूसरा फैक्टर बेस्ड आप इन्वेस्टमेंट विशाल कुछ डेटा है सर, अलग अलग सेक्टर में जो है ईटीएफ के जो निवेश है, जैसे कि बैंकिंग में हो सकता है, एफएमसीजी में, आईटी में, रेलवेज में, डिफेंस में हो सकता है। फैक्टर बेस्ड जो अभी प्रवीण सर बता रहे थे, वो जैसे कि कम उतार चढ़ाव वाले जो शेयर्स हैं वहाँ पैसा लगाया जा सकता है। वैल्यू स्टॉक पिकिंग हो सकती है सर, मोमेंटम स्टॉक्स पिकिंग हो सकती है, और ईएसजी निवेश यानी ऐसी कंपनियाँ जो है पर्यावरण हो और जो है सामाजिक जिम्मेदारी वाली बात है या अच्छी गवर्नेंस पर जो ध्यान देती है, उस जगहों पर जो है ईपीएफओ की नई प्लानिंग की जा रही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये कदम क्यों उठाया जा रहा है, तो भाई ईपीएफओ का लक्ष्य है कि ज़्यादा जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डाइवर्सिफिकेशन आए, और अभी जो है डेट सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलिए, प्रोफेशनल देखिए, प्रोफेशनल्स की सर्विस ली जा सकती है और ईपीएफओ को लेनी भी चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट कमेटी है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स हैं, जियो ब्लैक अगर आप पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे म्यूचुअल फंड्स का, तो म्यूचुअल फंड में आपको ठीक ठाक रिटर्न मिले हैं। सेबी खुद भी बोलता है कि साहब आप जब इनको लेके एडवर्टाइज करेंगे या किसी तरह का प्रचार करेंगे, तो आप 12% से ज़्यादा रिटर्न नहीं बता सकते म्यूचुअल फंड्स को लेकर। हाँ, एक साल का, सालाना का। इसका मतलब है 12% रिटर्न तो मिल ही रहा है कम से कम। कंजर्वेटिव उसमें 12% के रिटर्न की बात कही जाती है। म्यूचुअल फंड्स ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं। अब बात आती है कि क्या जो पीएफ के जो सब्सक्राइबर्स हैं, और ऐसी भी बात नहीं है कि म्यूचुअल फंड्स में जाहिर तौर पर रिस्क है, लेकिन पैसा आपका अभी तक के जो वो हैं उसमें इन्वेस्टर्स को कोई बहुत बड़ा नुकसान, जो लंबे वक्त के इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान ऐसा दिखाई नहीं देता। अब अगर वहाँ से आपके पास कंपटीशन है, अगर 12% 13% वहाँ रिटर्न मिल जा रहा है या 11%, तो आपका 8% का रिटर्न तो बहुत पीछे छूट जाता है। कई बार आपने ही बताया था सर, सेंट्रल में ही बताया था इस बात को, कि कई लोग जो अपना पीएफ का पैसा निकाल ले रहे हैं और उसको जो है मार्केट्स, जो गोल्ड ईटीएफ में और तमाम ये टेंडेंसी कोविड के बाद से बहुत बढ़ी जी, और तब तक बढ़ी 2024 के एंड तक, कम से कम जब तक मार्केट गिरना शुरू नहीं हो गई। लोगों ने पीएफ का पैसा अपना निकाला और बाजार में लगा दिया। लोगों ने पर्सनल लोन लिया, बाजार में लगा दिया। होम लोन पे टॉपअप लिया, बाजार में लगा दिया। आरबीआई को लेकर आना पड़ा रूल कि साहब आप टॉपअप वाला पैसा इस तरह इधर उधर नहीं लगा सकते, बैंकों को सख्त होना पड़ेगा। जो आप टॉपअप दे रहे हैं होम लोन पे, 7.5% 7% पे आपने लोन उठाया, 12% भी अगर आपको रिटर्न मिल गया तो आप इस पर 4-5% का खा गए। तो अब रिस्क जाहिर तौर पर उसमें, लेकिन अगर आप एक अच्छे फंड मैनेजर्स की कमेटी अपॉइंट करके इस पैसे को डिप्लॉय करते हैं वैल्यू स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में, प्रॉपर ठीक तरीके से, तो सरकार के ऊपर ये दबाव नहीं रहेगा कि 8% का साहब आप रिटर्न लाएंगे कहाँ से। 30 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है आपके पास, उसमें आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जी सर, ये भी तो एक गुंजाइश हो सकती है कि हो हल्ला भी हो सकता है कि तमाम जो पैसा है, जिन लोगों का पैसा, वो कहे कि भाई अभी बाजार में आपने लगा दिया है, वहाँ थोड़ा सा जो सेंटिमेंट थोड़ा सा भी डगमगाता है तो लॉस होने की संभावना होती है। कई बार जो मैं सरकारी कर्मचारी के जो संगठन है उनसे बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि देखिए हम लोग का पैसा है, हम मेहनत करके कमाते हैं और सरकार उसको बाजार में लगा देती है। उनका ये एंगल होता है, तो उस एंगल से भी क्या प्रतिरोध विरोध हो सकता है? बिल्कुल है। तभी समझ लीजिए कि कोई भी प्रस्ताव जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से ही पास होता है। इन्वेस्टमेंट को, पीएफ के पैसे का इन्वेस्टमेंट मतलब किस तरह से लगेगा, उसमें जरा सा भी बदलाव अगर कुछ होना है तो उसके लिए वित्त मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है ये। जी। तो आगे की क्या रणनीति हो सकती है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ईपीएफओ की जो निवेश समिति है वो इस पर चर्चा कर रही है। कंसल्टेंट जो है क्रिसिल से रिसर्च जो है वो करवाई गई है। अगर मंजूरी मिलती है प्रवीण सर, तो ईपीएफओ जो है धीरे धीरे नए सेक्टर और फैक्टर ईटीएफ में पैसा जो है वो लगा सकता है। अब आगे देखना होगा सर, जो मीटिंग जैसा आप कह रहे हैं कि फरवरी में है, उसके बाद क्या आउटकम आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर अमेरिकी इकोनॉमिस्ट जो है पीटर शिफ ने बड़े आर्थिक संकट की चेतावनी दी। शिफ का मानना है कि हम एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहे हैं जिसके सामने जो है 2008 की जो मंदी है वो बच्चों को खेल जैसी लगेगी। बाप रे, बड़ी डरावनी वाली बात है सर। डॉलर जो है धराशायी होने वाला है और इसकी जगह जो है सोना ले लेगा।
पीटर शिफ के मुताबिक दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जो है डॉलर पर जो है अपनी निर्भरता जो है यानी जो डिपेंडेंसी है वो कम कर रहे हैं, वे गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहे हैं। प्रवीण सर, शिफ का ये बयान ऐसे समय पे आया है, देखिए जब ग्लोबल मार्केट्स में जो है सोने चांदी की कीमतों में जो है भारी उतार चढ़ाव है। और करंट अपडेट मैं आपको दे दूं, आज की अगर मैं बात करूं सर, तो चांदी जो है देखिए फिर 2 दिन में जो है 41,000 रुपये सस्ती हो गई है। 4,20,000, फिर 2 लाख, 2 लाख से फिर 70,000, 270, फिर 270 से आप देखिए कि 220, 30, 40 के आसपास आ रहा है। 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम इसकी कीमत बताई जा रही है। सोने को भी लेकर कहा जा रहा है कि जो है अब 1.5 लाख के नीचे पहुंच गया है। ओवर टू यू, कमोडिटीज़ का भी जो है एक्शन बताइए, और ये जो शिफ साहब है इन्होंने क्या भाई वार्निंग दे दी? नहीं, गोल्ड सिल्वर की प्राइसेस की वॉलेटिलिटी की बात सिर्फ और सिर्फ पीटर शिफ या ग्लोबल लेवल पे नहीं चल रही। आरबीआई वाले मामले में अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आरबीआई के भी जो चिंता का एक बड़ा सबब है वो सोना है, सरकार का भी है जी। और सरकार ने इसी वजह से अगर हम बजट की बात करें तो सरकार ने बजट में एसजीबी पे टैक्स लगा दिया जी कि साहब आपने अगर बिल्कुल जब एसजीबी का जब हमने ट्रेंच जारी किया था तब नहीं खरीदा और तब मतलब खरीदा और मैच्योरिटी पे बेचा, बस ये 2 प्रावधान ऐसे हैं जब आप पे टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद आप कुछ भी उसमें दाएं बाएं करते हैं तो आप पे टैक्स आपको देना पड़ेगा। यानी आपने ट्रेंच जब इश्यू हुआ तो इश्यूएंस पे खरीदा, मैच्योरिटी पे बेचा, दैट इज ओनली टैक्स फ्री। ओके। तो सरकार भी हिली हुई है, रिजर्व बैंक भी बता रहा है कि भैया इन्फ्लेशन पे गोल्ड सिल्वर जो है वो दबाव बनाए हुए हैं। खैर, पीटर शिफ जो है वो सोने चांदी और जो मेटल्स में कमोडिटीज़ में इन्वेस्टमेंट को लेके वो जाने जाते हैं, उनको फेवर्ड इलाका है और बड़े अर्थशास्त्री हैं। 2008 की जो है वो जब मंदी आई थी, रिसेशन आया था, उसकी उन्होंने भविष्यवाणी की थी जी। अब वो कुछ बड़ी बातें कह रहे हैं कि एक तो बड़ी बात उन्होंने ये कही कि साहब जो रिसेशन है वो 2008 से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो सकता है। ओके ओके सर, 2008 की आपने बात कही, तो जो उस समय जो है सब प्राइम क्राइसिस था, बिल्कुल उस समय जो है कहा जा रहा है कि 2008 वाला जो संकट है अमेरिका में जो है हाउसिंग मार्केट के गिरने से शुरू हुआ था। तब बड़ी संख्या में लोग जो है वो अपना होम लोन चुकाना बंद कर दिए थे। इसी के साथ जो है बैंक्स कोलैप्स होना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद पूरी अर्थव्यवस्था ही जो है धराशायी हो गया और अमेरिका तो बर्बाद हुआ ही, पूरे ग्लोबल इकॉनमी में भी जो है उसका जो है दाग आज भी लोगों को याद है। तो इससे ये तो कह रहे हैं कि बच्चों के खेल जैसा होगा इस बार वाला जो है संकट। नहीं, उसमें उन्होंने एक बात ये कही है खास जो मुझको समझ में आई। पीटर शिफ ये कह रहे हैं कि 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस थी या ऐसे लोगों को कर्जे तब बांटे गए थे जिनकी हैसियत नहीं थी कर्जा चुकाने की, और जब लार्ज सेक्शन में लोगों को बांट दिए गए और फिर जब डिफ़ॉल्ट होना शुरू हुए तो बैंक कोलैप्स होना शुरू हुए। बैंक जब कोलैप्स होना शुरू हुए तो फिर वो क्राइसिस केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रही, दुनिया भर में फैल गई। पीटर शिफ का कहना है कि इस बार जो क्राइसिस आएगी वो दरअसल अमेरिका वाली क्राइसिस होगी, अमेरिका में फैलेगी, अमेरिका उससे एक बुरा मंदी का शिकार होगा। लेकिन सर अमेरिका तक ही फिर तो ये सीमित नहीं रहेगी, उसका भी तो रिपल इफेक्ट जो है ग्लोबल इकोनॉमी पर पे तो पड़ेगा ही ना। बिल्कुल, तो ये बात एकदम सही है कि अगर अमेरिका किसी तरह के रिसेशन में बड़ी मंदी में जाता है तो दुनिया उससे अछूती नहीं रह पाएगी। अमेरिकन अगर मार्केट्स गिरेंगे, अगर अमेरिकन डॉलर गिरेगा तो फिर पूरी दुनिया पर इसका असर साफ तौर पे दिखाई देगा। इसके साथ ही सर पीटर शिफ साहब ने उस दावों को भी खारिज किया है जिसमें कहा गया कि अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है। वो कह रहे हैं कि जो है दुर्भाग्य से ये जितने भी जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है। हाइपर इन्फ्लेशन से अभी जो अमेरिका जूझ रहा है, इसके अलावा जो वो झूठी बातें वो जो कह रहे थे कि तमाम लोग जो मूर्ख हैं, जो ट्रम्प साहब का जो बयान सामने आया था उनको लोगों को गाली दे रहे थे जिनको कहा जा रहा था कि जो है आपको पैसा नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो इतना पैसा आ रहा है इस टैरिफ लगाने की वजह से कि हर अमेरिकी को जो है हम लोग 2-2 लाख रुपए के आसपास जो है हम लोग दे सकते हैं। उन सभी दावों को झूठा। पीटर शिफ एक बड़ी बात ये कह रहे हैं कि अमेरिका को लगता है कि अमेरिका पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहा है जी डॉलर की वजह से, जबकि उन्होंने कहा कि ऐसा है नहीं, पूरी दुनिया दरअसल अमेरिका की इकोनॉमी को चला रही है, हम उल्टा सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप एक उल्टी सोच के साथ चल रहे हैं, पूरी दुनिया हमें चला रही है, जो चीज़ें हम नहीं बनाते दरअसल वो दुनिया हमको सप्लाई कर रही है जी। पूरी दुनिया अब धीरे धीरे डॉलर से अपना पल्ला झाड़ रही है और ठिकाना क्या बन रहा है, गोल्ड रिजर्व ठिकाना बन रहा है। हर बैंक, सेंट्रल बैंक जितने भी हैं वो सब के सब गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। इससे डॉलर की जो है वो स्थिति
जो एक हेजेमनी है, अमेरिका चाह कर भी डॉलर की हेजेमनी को जो बरकरार रखने में नाकाम साबित हो रहा है विशाल। नहीं सर, आप देखिए ना, जिस तरह से डी डॉलराइजेशन का मुहिम जो है परचम बुलंद किया गया, ताबड़तोड़ वहाँ से जो है टैरिफ की धमकी दी गई, कहा गया कि जो आपको जो सेंस ऑफ एलियनेशन में डाल दिया जाएगा, आपसे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं होगा, वो भी धमकी दी गई कि अगर आपने डॉलर पर चोट पहुँचाने की कोशिश की तो खबरदार हो जाइए ट्रम्प साहब। वेनेजुएला का भी मसला यही था। वेनेजुएला पे एकदम अचानक से वहाँ पे अटैक करने की या वेनेजुएला को अपने कंट्रोल में लेने की वजह एक बड़ी ये थी कि वेनेजुएला ये चाहता था कि दुनिया भर के देश उससे उनकी करेंसीज में ट्रेड कर पाए ऑयल के बदले, नॉट इन द डॉलर। चीन के साथ युआन में ट्रेड हो जाए, मान लीजिए भारत खरीद रहा है तो भारत रुपये में खरीद ले, पेमेंट रुपए में कर दे। डॉलर को सिस्टम से बाहर करने की किसी भी कोशिश को अमेरिका एक सख्त उसका प्रतिकार करता है, एक सख्ती से उससे निपटने की कोशिश करता है। ब्रिक्स देशों में जब एक जरा सी बात चली थी कि साहब हम अपनी करेंसी लेकर आएंगे, तो अमेरिका ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी थी कि अपनी करेंसी लेकर आने का प्रस्ताव जो है वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा ब्रिक्स देशों का। तब सब देशों को ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हमारा इस तरह का कोई प्लान नहीं है, हम डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने का, भारत भी साफ तौर पर कहता है कि डी डॉलराइजेशन का हमारा कोई ऐसा इरादा है नहीं, भारत ऐसा नहीं चाहता। लेकिन व्हाट अबाउट जो हमारा रुपए जो गिर रहा है सर, उस पर बारे में कैसे फिर सोचेंगे? अब लगातार कहा जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से आज भी जो, अगर आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मिनट्स देखिएगा जारी जो हुई है, उसमें ये बात कही जा रही है कि आरबीआई चाहता तो रुपए को गिरने को और बचाया जा सकता था, लेकिन उतने जो कदम हम लोग नहीं उठा पाए। नहीं देखिए, आरबीआई ने जाहिर तौर पर मार्केट में उतना इंटरवेंशन नहीं किया, लेकिन आप जब से अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है तब से रुपए में बड़ी तेजी भी आई, मजबूती भी आई है, और 2023 के बाद का सबसे बड़ा उछाल हम रुपए में देख रहे हैं। तो रुपए के गिरने की एक बड़ी वजह ट्रेड डील का ना हो पाना भी था विशाल, जो कि अब हो गई है, तो रुपए भी मजबूत लगातार दिखाई दे रहा है। 91 लेवल्स टू बिल्कुल 92 के आसपास था और 90 के आसपास आ गया रुपए। चलिए सर, लेकिन हालांकि सर इन पूरे कहानी में एक पक्ष ये भी है कि व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता है अंकुश देसाई, उन्होंने जो है अमेरिकी इकोनॉमिस्ट के जिस दावे को जो है धता बताया है, उलट बताया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी ट्रेजरी की जो है विदेशी होल्डिंग हाल ही में जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। बिजनेस लीडर्स अमेरिका में जो निवेश करने और नौकरियां देने के लिए जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगा रहे हैं। तो हर पक्ष का जो है एक पक्ष और दूसरा पक्ष भी होता है, तो दोनों पक्ष बताना जरूरी है सर। लेकिन जाते जाते सर एक एडिशनल जानकारी हम लोग दे दें कि पीटर शिफ है कौन। तो देखिए, पीटर शिफ अमेरिका के जाने माने इकोनॉमिस्ट और यूरो पैसिफिक एसेट मैनेजमेंट के संस्थापक हैं। उन्हें 2008 के वित्तीय संकट की जो है सटीक भविष्यवाणी करने के लिए भी जाना जाता है। शिफ हमेशा निवेश के जो है सुरक्षित जो ऑप्शंस है उसको जो है अच्छी खासी वकालत करते हुए दिखते हैं। जस्ट लाइक कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब भी जो माने जाते हैं सर कि गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइंस, उसी तरह से इनको भी जो है इसी तरह का माना जाता है। कुछ ऐड करना चाहेंगे या शो को वाइंड अप किया जाए सर? नहीं बस चलिए, तो प्रवीण सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।